हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीएमए रोहित गुप्ता एंड हम आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंदर हम लोग आज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर हमने सप्लाई पढ़ा, क्योंकि जो आप टैक्स चार्ज करेंगे उसको आप सबसे पहले सप्लाई होगा जब टैक्स चार्ज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने सप्लाई पढ़ा, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पढ़ लिया। आप अगर मेरे प्रीवियस 8 लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा उसमें। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमने अपने कुछ सप्लाई में पार्ट पढ़े थे, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ठीक है, हमने शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट पढ़ लिया। ठीक है, शेड्यूल 2 में हमने क्लासिफिकेशन देख लिया गुड्स का और सर्विसेज का। सो आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन की कि जीएसटी चार्ज किससे होता है। तो सेक्शन 9 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है आपका। हर एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, तो सेक्शन 9 जो है वो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है। तो आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रहा आपका सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 आपके 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। तो ये आपको बेसिक आपका जो चार्जिंग सेक्शन है वो ये बताएगा कि कब क्या होगा तो आपको टैक्स चार्ज करा जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कहता है, देयर शैल बी अ लेविड ऑफ अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने बात किया था, तो हमने पढ़ा था कि आपका जो जीएसटी है वो दो तरीके से चार्ज हो सकता है। एक आपका इंट्रा स्टेट सेल होती है, एक आपकी इंटर स्टेट सेल होती है। हमने पढ़ा था कि इंट्रा स्टेट के अंदर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, और इंटर स्टेट के अंदर आपका आईजीएसटी चार्ज होता है। तो जो सीजीएसटी एक्ट कहता है वही एसजीएसटी एक्ट कहता है। बस बेसिक से कहीं आपके क्या कहते हैं कलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, या फिर कुछ आपका डिमांड एंड प्रोसीजर में कुछ अंतर है। अदरवाइज सारा सेम है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी एक्ट भी क्या कहते हैं लगभग सेम है, जो चार्जिंग सेक्शन है वो तो पूरा सेम है। तो अगर मैं बात करूं सीजीएसटी एक्ट की, तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, एसजीएसटी एक्ट का भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 होगा, बट आईजीएसटी एक्ट के अंदर ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 होगा। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 5 अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये क्या कहता है, देयर शैल बी अ लेविड ऑफ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, on all intra-state supply of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, हमने पहले भी सप्लाई में इसको पढ़ा था कि सीजीएसटी चार्ज होगा अगर आप कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों का। लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को हमने जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया है। यानी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहलिक लिकर का यूज होता है उसको जीएसटी में कवर नहीं किया गया। उसके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी ही लगती है। सो अभी अगर मैं बात करूं सेक्शन 9 की, तो सेक्शन 9 और सेक्शन 5 में क्या डिफरेंस होगा। सेक्शन 9 जहां बात करता है देयर शैल बी अ लेविड ऑफ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, तो वहां पर आपका सेक्शन 5 क्या कहेगा, देयर शैल बी अ लेविड ऑफ टैक्स कॉल्ड आईजीएसटी। यहां पर अगर हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट की, तो वो बात करेगा इंटर स्टेट की। तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो हमने पहली बात यहाँ पे कंप्लीट कर ली कि अगर अगर हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, तो सीजीएसटी चार्ज होगा कोई भी अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर को कवर नहीं किया है। फिर कह रहा है किस वैल्यू पे चार्ज होगा, तो उस वैल्यू पे चार्ज होगा जो सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर आप निकालोगे। अच्छा, मजे की बात क्या है कि आईजीएसटी एक्ट के लिए अलग से वैल्यू का कोई दूसरा सेक्शन नहीं, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से जो आप वैल्यू निकालोगे वो इंट्रा स्टेट के लिए भी क्या कहते हैं सेम वैल्यू होगी, और इंटर स्टेट के लिए भी सेम वैल्यू होगी। अच्छा, अब रेट क्या होगा, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collection। अच्छा, अब यहां तक रेट की बात। मैं रेट की अगर बात करूं, तो रेट इन्होंने क्या बोला कि अगर इंटर स्टेट है और इंट्रा स्टेट है,
इंटर स्टेट है तो आपको पता है आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटर स्टेट है तो इंट्रा स्टेट है तो आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। अब अगर आईजीएसटी है तो मैक्सिमम 40% आप चार्ज कर सकते हो, सीजीएसटी है तो आप 20% और एसजीएसटी भी 20%, यानी कि आपको पता ही है कि आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के जो रेट का टोटल होता है उतना ही आईजीएसटी चार्ज होता है। तो अभी हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 के हिसाब से सेक्शन 9 कहता है कि जो रेट होगा वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 20% से ज्यादा सीजीएसटी नहीं होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, जो भी रेट गवर्नमेंट मेंशन करेगी 5%, 10%, 12%, 18%, उतना ही चार्ज होगा, लेकिन मैक्सिमम 20% एक एक्ट यानी सीजीएसटी एक्ट में मैक्सिमम 20%। जैसे अगर अभी मैं बात करूं कि सर्विसेज 18% है तो सीजीएसटी कितना होगा 9%, एसजीएसटी भी कितना होगा 9% और आईजीएसटी कितना होगा वो 18% होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट मैक्सिमम भी बना दे, 40% के भी ब्रैकेट को कोई लेकर के इंट्रोड्यूस करती है, तो इसमें 20%, इसमें 20% और ये आपका 40% से ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सीजीएसटी चार्ज होगा अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स का और सर्विसेज का, ये दोनों का। सप्लाई हमने पहले पढ़ लिया सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में हमने कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई भी देख लिया। अभी हम सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं जो कि चार्जिंग सेक्शन है। अब रेट क्या होगा, तो रेट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू वो होगी जो सेक्शन 15 में कैलकुलेट की जाएगी, जो वहां पे वैल्यूएशन चैप्टर है, वहां पर जो हम वैल्यू निकालेंगे। किस मैनर में कलेक्ट होगा, कलेक्टेड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें बोल रही है। पहला कि टैक्सेबल पर्सन होगा तभी तो टैक्स, अगर मान लो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है। अब टैक्सेबल पर्सन के लिए हमें टैक्सेबल पर्सन जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन टैक्सेबल पर्सन होता है। एक वो जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, मतलब डीम्ड टैक्सेबल पर्सन भी माना जाता है, भले आप रजिस्ट्रेशन लो या ना लो। तो कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो होगा उसको पे करना पड़ेगा, उस मैनर में पे करना पड़ेगा जिस मैनर में प्रेस्क्राइब किया हुआ एक्ट में कि ऐसे ऐसे आपको पे करना है। इट मीन, अब इसका मतलब क्या है, अब वो मतलब यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है जो अभी तक हमने पढ़ लिया। इट मीन जीएसटी रेट नॉट एक्सीडिंग 40%। हाँ, जीएसटी 40 से ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी, यानी कि मैक्सिमम 40% होगा अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है। अगर सेक्शन 5 जो कि आईजीएसटी एक्ट का क्या कहते हैं सेक्शन है, वो कहता है प्रोवाइडेड देयर शैल बी लेविड ऑफ टैक्स कॉल्ड आईजीएसटी ऑन ऑल इंटर स्टेट से। यानी देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस है आपका यहाँ पे कि ये आपका इंटर स्टेट है, दूसरा है कि यहाँ पर चार्ज आपका आईजीएसटी होगा। ठीक है, अब किस रेट से होगा, तो आईजीएसटी मैक्सिमम किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आईजीएसटी, अच्छा अब यहाँ पर एक और बात, अब आईजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट से, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब एक स्टेट से दूसरी जगह जाए, या फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अगर इंडिया से बाहर जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं सप्लाई की, तो सेल, अब यहां पर एक तो हो सकता है आपका कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक हो सकता है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट दो चीजों की हो सकती है आपकी, गुड्स की और सर्विसेज की। सर्विसेज का होगा तो आपका जीएसटी एक्ट में कवर है। कौन सा सेक्शन लगता है, हमने सप्लाई में पढ़ा हुआ है? तो सप्लाई में हमने देखा कि इंपोर्ट अगर आप सर्विसेज का कर रहे हो, फिर आप क्या कहते हैं विद कंसिडरेशन अगर कर रहे हो, तो फिर वो चाहे फॉर बिजनेस पर्पस हो या चाहे किसी भी पर्पस के लिए कर रहे हो आप, वेदर और नॉट, तो वो दोनों ही केसेस में आपका क्या कहते हैं जीएसटी में कवर है और वो सप्लाई माना जाए। लेकिन अगर गुड्स को कवर कर रहे हो, यानी गुड्स को अगर इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी।
उसमें क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। यानी कि कस्टम एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में आपका जो क्या कहते हैं एसीडी होता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज होता है, उसके अंदर जो रेट होगा वो जीएसटी का यूज होगा, बट जो चार्ज किया जाएगा वो किस रेट से चार्ज किया जाएगा, एक्ट कौन सा यूज होगा, वो यूज होगा आपका कस्टम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of Section 3 of the Custom Tariff Act 1975। तो जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है, उसका सेक्शन 3 के हिसाब से अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो क्या कहते हैं, गुड्स, अगर सिर्फ गुड्स की बात करें, सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो वो जीएसटी में कवर है, उसके ऊपर IGST चार्ज होगा। तो ये था आपका बेसिक सा सेक्शन 9(1) और सेक्शन 5(1). सेक्शन 9(1) और सेक्शन 5(1) में डिफरेंस क्या है, तो ये आपका इंट्रास्टेट की बात करता है, ये आपके इंट्रास्टेट की बात करता है? यहाँ पर मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है, यहाँ पर मैक्सिमम रेट 40% हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 9 दो एक्ट में है, सीजीएसटी में है और एसजीएसटी में है। तो यहाँ पे 20% सीजीएसटी मैक्सिमम हो सकता है, 20% आपका एसजीएसटी मैक्सिमम हो सकता है। दोनों ही केसेस में वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन आपका सेक्शन 15, यानी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन आपका सेक्शन 15 के हिसाब से होगा। यहाँ पर भी जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन 15 के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 9(1) और सेक्शन 5(1) हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 9(2) की। सेक्शन 9(2) और अपोजिट अगर आईजीएसटी एक्ट की हम बात करें तो वहां पे सेक्शन 5(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो ये क्या कहता है, सेक्शन 9(2) यानी सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, GST will be levied on the supply of petroleum, crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation convention। हमने बात करी थी कि ये वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर अभी जीएसटी कवर नहीं है, लेकिन ये उस दिन से जीएसटी में आ जाएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल में इसको रिकमेंड कर दिया जाएगा कि हाँ इसके ऊपर भी जीएसटी लगा। तो ये बात कहाँ लिखी, ये सेक्शन 9(2) में लिखा है कि जीएसटी विल बी लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट shall be levied with the effect from such a date as may be notified by the government of India on the recommendation of the GST Council। यानी जीएसटी काउंसिल में जिस दिन रिकमेंड किया जाएगा उस दिन इसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा। अब अगर ये इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो वो सेक्शन 9(2) में लिखी जाएगी, और अगर इंट्रास्टेट होगा तो सेक्शन 5(2) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में इस बात को मेंशन किया जाएगा। मतलब दोनों ही एक्ट में बोला है कि जिस दिन ये रेट क्या कहते हैं, और जिस दिन आपका क्या कहते हैं ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। हाँ, इसके ऊपर जो चार्जिंग सेक्शन होगा वो 9(2) होगा और आईजीएसटी के लिए 5(2) होगा। अब हमने दो बातें कंप्लीट कर ली जो चार्जिंग सेक्शन है। अब सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) क्या कहता है, सेक्शन 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 और सेक्शन हम इसको पढ़ सकते हैं आईजीएसटी के लिए सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017। The government may, on the recommendation of the GST Council, may notify categories of supply of goods or services or both the tax on which shall be paid on reverse charge basis, similar provision under section 5। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ आपको इसके लिए। अब जो चार्ज होता है ना, चार्ज जो टैक्स चार्ज होगा वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है आपका रिवर्स चार्ज। मैं समझाता हूं दोनों में। मान लो एक सप्लायर है, सप्लायर ए, और ये आपका ये रिसिपिएंट है बी। इसने इसको क्या करा, सप्लाई करा। तो नॉर्मली क्या होगा, सप्लायर 100 रुपए की कॉस्ट का सामान प्लस इससे 18 रुपए जीएसटी का चार्ज करता है और टोटल 118 रुपए इससे क्या कर लेगा, चार्ज कर लेगा। और ये 18 रुपए वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि लेवी एंड कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, आपकी सप्लायर, यानी सप्लायर टैक्स लगाएगा और रिसिपेंट से कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यहाँ पे,
ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है। ये होता है आपका फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मली हमारा हर एक्ट में जो टैक्स चार्ज करने का तरीका है, मतलब इस एक्ट के अंदर जो है या किसी दूसरे एक्ट में भी जो होता है, नॉर्मली ऐसे ही पहले भी जो हमारे एक्ट थे वो ऐसे ही चलता था। यानी सप्लायर जो सामान बेच रहा है वही जीएसटी लगा करके सामने वाले बंदे से कलेक्ट कर लेगा और वो गवर्नमेंट को पे करेगा। बट रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज क्या होता है कि सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये ए है और ये बी है। ये क्या करेगा, ये इसको 100 रुपए में सामान सोल्ड कर देगा, तो इसको 100 रुपए का सामान पड़ा, प्लस ये अपने आप से उसके ऊपर 18 रुपए का टैक्स जो है ये अलग से क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। यानी रिसिपेंट को कितने का पड़ा, 18। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार रिवर्स चार्ज है मेरे ऊपर लायबिलिटी। अरे मेरे भाई, अगर रिवर्स चार्ज नहीं भी होता, फॉरवर्ड चार्ज भी होता, तब भी वो तुमको प्रोडक्ट 118 का ही पड़ता। अभी जब वो रिवर्स चार्ज नहीं है तो आपको 118 का पड़ रहा। अगर वो रिवर्स चार्ज भी होता तो भी आपको 118 का ही पड़ता, क्योंकि वो सामने वाला जो आपका सप्लायर है वो तो आपको कॉस्ट पे बेच देता। टैक्स आपको खुद कैलकुलेट करके उसके ऊपर गवर्नमेंट को जमा करना होता। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न फाइल करने की है, टैक्स पे करने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई किसके ऊपर, रिसिपेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पर रिवर्स चार्ज के लिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है सेक्शन 9(3) कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल अगर बताएगा कुछ तो वो क्या करेंगे, कुछ कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर देंगे कि भैया ये वाली जो गुड्स है ना, ये वाली जो सर्विसेज है ना, शायद कुछ भी हो जाए आपको इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। यानी कि जो सप्लायर है वो टैक्स नहीं लगाएगा, जो रिसिपेंट है वो खुद इस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा और सामने सबमिट करेगा, यानी कि गवर्नमेंट को पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, ओनर्स किसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिसिपेंट के ऊपर आ जाएगा। द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी यहाँ पर जो टैक्स होगा वो रिवर्स चार्ज में आपका पे किया जाएगा। तो ये तो सेक्शन 9(3) कहता है आपका। फिर सेक्शन 9(4) क्या, वो भी रिवर्स चार्ज का, लेकिन वो किस लिए, जब सेक्शन 9(3) है तो सेक्शन 9(4) क्यों बनाया? सेक्शन 9(3) में हमने क्या स्पेसिफाइड किया, हमने यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को स्पेसिफाई किया कि भाई ये वाली सर्विसेज दी जाएगी ना, तो देने वाला कोई भी, हमें उससे मतलब नहीं है, कोई भी दे। अगर ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं, ये वाला गुड सप्लाई हो रहा है, तो अगर ये वाला गुड सप्लाई होगा तो वहां पर आपका रिवर्स चार्ज आएगा। लेकिन सेक्शन 9(4) थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे क्या कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लायर टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है और और जो लेने वाला है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो अब जरा देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ तो कैटेगरी ही बता दी, मतलब अगर मैं बात करूं ए सप्लायर है और बी आपका रिसिपेंट है, ए भी जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, बी भी जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में क्या होगा, ये जब सप्लाई करेगा तो यहाँ पर जीएसटी की लायबिलिटी बी यानी रिसिपेंट के ऊपर ही आएगी रिवर्स चार्ज, भले ये रजिस्टर्ड है तो क्या हुआ। लेकिन सेक्शन 9(4) क्या कहता है, यहाँ पे दोनों रजिस्टर्ड है, जबकि सेक्शन 9(4) कहता है कि ए और बी, तो ए यहाँ पर हमेशा क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, बी रजिस्टर्ड पर्सन होगा। जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को क्या कहते हैं, सामान देगा, तो यहाँ पर जो लायबिलिटी आ जाएगी अब, यानी कि क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो ये टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता तो ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन ही उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा और गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो क्या कह रहा है कि सेक्शन 9(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल, अच्छा गुड्स तो हमेशा टैक्सेबल नहीं होने चाहिए। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है, वो मान लो अगर वो अल्कालिक लिकर है तो यहाँ पर तो कवर ही नहीं होगा, तो वो टैक्सेबल नहीं है। अभी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आपका टैक्सेबल नहीं है। जो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उनको, अगर कोई सप्लायर जो रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे बंदे को देता है जो रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, शैल बी पेड बाय अ पर्सन ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस एज द रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है वही यहाँ पर टैक्स पे करेगा। सिमिलर सेक्शन आपका सेक्शन 5 और सेक्शन 4 में है। अच्छा, अब ये वाला जो सेक्शन बनाया था ना, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, इसको 31 मार्च 2018 तक सस्पेंड करके रखा हुआ था। मतलब कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड को देता था 2018 तक, तो रजिस्टर्ड को सिर्फ उसको बेस प्राइस देना होता था और वहां पर कोई टैक्स नहीं आता था। लेकिन 2018 के बाद यानी 1 अप्रैल 2018 से
हुआ क्या कि अब अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर भी ना पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट के यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि यही वाले गुड्स एंड सर्विसेज अगर देगा तो होगा। दूसरा एक बात और है यहाँ पे, अगर रिवर्स चार्ज जब भी एप्लीकेबल होगा अगर एक सिंगल डे में सिंगल पर्सन से, अगर सिंगल अनरजिस्टर्ड पर्सन से 5,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीद लिया आपने तो। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये रजिस्टर्ड पर्सन है। मान लो कि ये आपका कैंटीन वाला है और ये आपकी कंपनी है या आपका पार्टनरशिप या जो भी आप जिसमें भी रजिस्टर्ड हो। अब ये इससे क्या करता है, फूड लेता है और इसके 20 एम्प्लॉय खाना खाते हैं। ठीक है, 20 एम्प्लॉय खाना खा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, कंपनी को कंपनी प्रोवाइड करा रही है तो कंपनी को इससे प्रोडक्ट खरीदती है और अपने एम्प्लॉयज को दे देती है। तो कंपनी के ऊपर क्या रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए आएगा। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ जब आएगा अगर ये 20 आदमी सिंगल डे के अंदर मोर देन 5,000 का खाना खाएंगे। अगर मोर देन 5,000 का खाएंगे तब तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में ये लायबिलिटी आ जाएगी। अगर वो 100 रुपए प्लेट के हिसाब से खा रहे हैं तो 100 रुपए प्लेट के हिसाब से 2,000 ही होते हैं, तो फिर यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, टैक्स ही नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है और यहाँ पे भी लायबिलिटी नहीं है। तो सामने वाला तो पे करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो लायबल ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। और जो लायबल है वो उसके ऊपर कंडीशन की जब 5,000 से ऊपर की अगर वो क्या कहते हैं परचेज करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से तभी उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी। चलो, अब हमने सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) को, अब हमारे जो सीएमए का सिलेबस है उसमें इन्होंने सिर्फ इतना सा ही मेंशन किया हुआ है, बट जब एग्जाम आता है तो वो सेक्शन 9(3) की सर्विसेज पूछ लेता है कि क्या कहते हैं सेक्शन 9(3) के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज आता है। सेक्शन 9(4) में वो कौन कौन सी क्या कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो क्या कहते हैं आपका सप्लाई में रिवर्स चार्ज आ जाएगा। तो इसके लिए हम रेफर करेंगे सीए का मॉड्यूल। तो सीए का जो मॉड्यूल है आपका, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ये आपका सीए का मॉड्यूल है। सीए के मॉड्यूल से हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम सीए के मॉड्यूल से सेम चीज को निकालते हैं, सेक्शन 9(3) और 9(4) को। ये रहा सेक्शन 9, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। यानी जो लेवी एंड कलेक्शन का सेक्शन है वो सीजीएसटी में सेक्शन 9 है और आईजीएसटी में सेक्शन 5 है। सबसे पहला है सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 हमने पढ़ लिया, क्या था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 को छोड़ो, अभी 1 क्या कहता है, देयर शैल बी अ लेविड ऑफ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी on all intrastate supply of goods or services or both except the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rate not exceeding 20%। हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि वैल्यूएशन कहाँ पे की जाएगी, वैल्यूएशन की जाएगी आपकी सेक्शन 15 के अंदर। ठीक है, रेट कितना होगा, रेट सीजीएसटी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 20%, और आईजीएसटी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 40% हो सकता है। ठीक है, एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जो भी जीएसटी काउंसिल रेट मेंशन करेगा लेकिन वो 40 और 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड कलेक्टेड इन सच अ मैनर, इस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा जैसा बताया है, और पेड कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन। तो ये सबसेक्शन 1 हमने वहां पढ़ा था। सबसेक्शन 2 भी हमने पढ़ लिया, वहां पे क्या था कि जीएसटी आपका चार्ज होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसमें उस दिन से चार्ज होगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। अब सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4, 9(3) क्या पढ़ा अभी हमने कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by notifying specified category of goods and services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provision of the act shall apply to the recipient and if he is the person liable for paying tax in relation to the supply of goods। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला कि सारी लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी,
सारे प्रोविजन अब किसके ऊपर लगने लग जाएंगे, तो वो रिसिपेंट के ऊपर लगने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा, वो आपका रिसिपेंट पे करेगा। अच्छा, सेक्शन 9(4) क्या था, सेक्शन 9(4) था द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई करेगी और कुछ इसमें स्पेसिफाई करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी दोनों यही वाले रजिस्टर्ड मतलब जो कैटेगरी है ये वाले पर्सन, और ये वाली अगर कैटेगरी के गुड्स अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं तो उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। और सारे क्या कहते हैं एक्ट जो है वो किसके ऊपर लगने लग जाएंगे, रिसिपेंट। ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होने लग जाएगा, रिसिपेंट के ऊपर होने जाएगा। अब 9(5) को भी छोड़, पहले 9(4) को समझते हैं और 9(3) को समझते हैं, तब आपको मजा आएगा। अच्छा, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, तो ये पेपर में आपका शॉर्ट नोट हो जाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया ना, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर सारी लायबिलिटी किसकी है, वो आपकी रिसिपेंट की है। रिसिपेंट क्या कहते हैं, आपके बेस प्राइस से सप्लायर से सामान खरीदता है, वो खुद उस पर जीएसटी कैलकुलेट करता है, खुद गवर्नमेंट को पे करता है, और क्या कहते हैं रिटर्न भी वो फाइल करेगा। यहाँ पर जो क्या कहते हैं सप्लायर है उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने टैक्स तो लिया नहीं। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो नॉर्मली सप्लायर जो होता है किसी गुड्स या सर्विसेज का, वही लायबल होता है जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए, और वही कलेक्ट करता है रिसिपेंट से। बट हाउएवर अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द लायबिलिटी टू पे टैक्स, यानी द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज कास्ट ऑन द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस। यहाँ पर जो भी रिसिपिएंट होगा गुड्स और सर्विसेज का वो इसको पे करेगा। अब रिवर्स चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई। अच्छा, पहली बात तो ये कि नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई, हमने यहाँ पे बात करी, या तो कैटेगरी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में नोटिफाई होगी, या कैटेगरी आपकी क्या कहते हैं पर्सन में क्लासिफाई होगी, कि ये वाले पर्सन ये वाले गुड्स एंड सर्विसेज अगर होंगे तो वो रिवर्स चार्ज में आएंगे, और यहाँ पे जो लायबिलिटी आएगी जो टैक्स पे करने की, वो किसकी आ जाएगी, रिसिपिएंट की आ जाएगी। It may be noted that underlying principle of an indirect tax is the burden of tax has to be ultimately passed on the। अच्छा, अगर अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो जो बर्डन होता है वो किसके ऊपर जाता है, वो तो रिसिपिएंट के ऊपर ही जाता है। तो जीएसटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स विच प्रिंसिपल होल्ड गुड फॉर जीएसटी, तो यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल लग रहा है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू डिपॉजिट जीएसटी एंड अंडरटेक कंप्लायंस is on the supplier while he make recover the same from its recipient। भाई बात तो एक ही है ना, यहाँ पे कलेक्ट वो रिसिपिएंट से करता है, जमा सप्लायर करता है। जबकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, वो कलेक्ट नहीं करता, सप्लायर जो होता है वो कुछ भी नहीं करता, जो रिसिपिएंट होता है वो खुद ही टैक्स कैलकुलेट करता है, और वो क्या करता है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी वो खुद ही क्या करता है डिपॉजिट करता है अंडर टेकिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। दैट इज वो खुद रजिस्ट्रेशन लेगा, भले ही आपको जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, एग्जांपल की बात करूं कि एक आपका क्या कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लो बी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ए भले ही रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी सर्विस या ऐसा गुड सप्लाई किया जो नोटिफाइड है रिवर्स चार्ज के लिए, नोटिफाइड अंडर आरसी रिवर्स चार्ज, तब क्या होगा, ये तो अनरजिस्टर्ड है, तो ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेगा जाकर के, और फिर इसके ऊपर वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। यानी कि भले ही इसको जरूरत नहीं थी रजिस्ट्रेशन लेने की, लेकिन क्योंकि इसने ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कहते हैं कंजप्शन कर लिया, या ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को इसने परचेज कर लिया जो रिवर्स चार्ज में, तो जब रिवर्स चार्ज में तो जो भी बायर होगा, जो भी क्या कहते हैं रिसिपिएंट होगा, उसी को ही टैक्स पे करना। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं तो जाओ पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर उसके ऊपर टैक्स पे करो। अब हम यहाँ बात करते हैं, तो अभी तक हमने देखा दो सिनेरियो आ रहे हैं यहाँ पे रिवर्स चार्ज की, एक सेक्शन 9(3) का और एक सेक्शन 9(4) का। सेम सिमिलर अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 5(3) का और सेक्शन 5(4) का। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, यहाँ पर क्या है कि गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड है ना, कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड है कि ये वाले गुड्स और ये वाली सर्विस होगी तो कुछ भी हो जाए, आसमान ऊपर से नीचे हो जाए, लेकिन अगर ये वाले गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो रिवर्स चार्ज ही आएगा, रिसिपेंट को ही इसके ऊपर टैक्स पे करना है, सप्लायर जो है इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा। सेकंड सिनेरियो में क्या है, यहाँ पर भी स्पेसिफाइड है कुछ गुड्स एंड कैटेगरी, साथ में यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदोगे और खरीदने वाला रजिस्टर्ड होगा, और यानी कि यहाँ पर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाला खरीद रहा है, और क्या कहते हैं वो स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों बात आ गई यहाँ पे। तो सिमिलर सेक्शन आपका 5(4) में भी है।
तो दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज क्लासिफाई किया हुआ है कि ये वाली गुड्स एंड सर्विसेज होगी तो रिवर्स चार्ज आएगा। यहाँ पे पहली कंडीशन है कि अनरजिस्टर्ड से कौन खरीद रहा है, रजिस्टर्ड। दूसरा क्या है कि मोर देन 5000 होना चाहिए सिंगल डे में। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज भी नोटिफाइड है, ये वाली गुड्स एंड सर्विसेज होगी तभी हम क्या कहते हैं रिवर्स चार्ज लगाएंगे। अब जरा देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देखते हैं कि कौन कौन सी गुड्स और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो नोटिफाइड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 9(3), क्योंकि सेक्शन 9(3) में गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुड्स। अच्छा, गुड्स की अगर मैं बात करूं, ये है गुड्स की बात, यहाँ पर गुड्स है, ये नोटिफाइड गुड्स है, ये नोटिफाइड गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज आएगा, और ये नोटिफाइड सर्विसेज है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज आएगा। नोटिफाइड सर्विसेज, ये नोटिफाइड गुड्स है और ये नोटिफाइड सर्विसेज है। अब गुड्स तो नोटिफाइड है, लेकिन गुड्स पेपर में नहीं पूछता कि कौन कौन सा है। अगर एक नंबर में उन्होंने क्या कहते हैं वन वर्ड में पूछ लिया तो अलग बात है, अदरवाइज ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं आता। इंटरमीडिएट के सिलेबस में सर्विसेज जरूर पूछ लेता है, जबकि आपके सीएमए के सिलेबस में नहीं दिया हुआ, बट फिर भी वो पूछ लेता है। लेकिन गुड्स तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम तो पढ़ेंगे ना, हमें तो जानना है कि ऐसे कौन से गुड्स है जो रिवर्स चार्ज में जाते हैं। तो सबसे पहला गुड्स लाइक कैश्यू नट, कैश्यू नट यानी कि आपका जो काजू होता है, तो काजू नॉट शेल्ड और पील, यानी जिसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, मतलब वो खोल खोल करके उसे बाहर निकालना पड़ता है, तो वो नहीं किया आपने। या फिर बीड़ी रैपर लीफ, जो बीड़ी होती है, बीड़ी के जो पत्ते होते हैं, तो बीड़ी के जो पत्ते होते हैं वो, टबैको लीफ, टबैको के जो लीव्स होते हैं, रॉ कॉटन, रॉ जो कच्चा आपका मतलब रुई होता है। अगर ये एक एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, या फिर अगर कोई लॉटरी है जो स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी या कोई भी लोकल अथॉरिटी किसको दे रहा है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को। देखो लॉटरी कौन दे रहा है, वो गवर्नमेंट का पर्सन दे रहा है, गवर्नमेंट पर्सन जैसे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी दे किसको रहा है, लोकल अथॉरिटी, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या सेलिंग एजेंट को। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में क्या होगा, या सिल्क यार्न, सिल्क यार्न अगर है, when supplied by the manufacturer of silk yarn to a registered person, used vehicle। अब जरा समझना, अनयूज्ड व्हीकल होता है, अनयूज्ड व्हीकल, जब न्यू व्हीकल की अगर मैं बात करूं, तो न्यू व्हीकल में सप्लायर ही जीएसटी पे करता है ना, वो रिसिपेंट से कलेक्ट कर लेता है, रिसिपेंट की तो लायबिलिटी होती नहीं है। तो रिसिपेंट वहां पे अगर मैं बात करूं रिसिपेंट की, तो यहाँ पर रिसिपेंट कौन होता है, कस्टमर होता है ना, कंज्यूमर होता है, तो कस्टमर तो रजिस्ट्रेशन लेगा नहीं। लेकिन जब मैं अगर मैं बात करूं यूज्ड व्हीकल की, तो यूज्ड व्हीकल में जो सप्लायर होता है वो कौन होता है, सप्लायर होता है नॉर्मली कंज्यूमर, है ना, और यहाँ पर यूज व्हीकल वो बेच देता है। और जो रिसिपिएंट होता है वो होता है डीलर, जो ओल्ड क्या कहते हैं व्हीकल्स में डील करता है। तो यहाँ पर यूज व्हीकल के केस में रिसिपिएंट के ऊपर रिवर्स चार्ज आ रहा है ना, ये लायबिलिटी पे, क्योंकि यार ऐसे तो सारे कस्टमर्स को क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा ना अगर यहाँ फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा तो। ठीक है, या सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। अब मान लो कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, उसने क्या कर लिया, कोई मतलब कोई गुड्स या कोई क्या कहते हैं ओल्ड, देखो कॉन्फिस्केटेड गुड्स को अगर मतलब कॉन्फिस्केटेड जब्त कर लिया, कोई सीज किया हुआ गुड्स, अब उसको वो बेच रहे हैं, तो उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन दिया नहीं है, तो जो खरीदेगा ना वो उसके ऊपर क्या कहता है टैक्स पे करेगा। ओल्ड एंड यूज गुड्स, वेस्ट, स्क्रैप, इन सभी केसेस में अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो भाई जिसको सप्लाई करेगी वो बंदा रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर टैक्स पे करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर टैक्स पे करेगी। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, पहली बात तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं लेती, समटाइम्स गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेती है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्पज के लिए रजिस्ट्रेशन लेती है, टीडीएस काटने के लिए। जीएसटी में भी टीडीएस होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडी के साथ बहुत सारे बंदे क्या करते हैं और डीलिंग करते हैं, तो वहां पर मान लो ए बंदा है, ए बंदा है, वो गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो भाई अगर वो गवर्नमेंट के साथ सप्लाई कर रहा है तो गवर्नमेंट से जीएसटी चार्ज करेगा, मान लो ये इससे 18% चार्ज करेगा। तो गवर्नमेंट को शक है कि यार ये मेरा पैसा घुमा ना दे, मतलब जमा ही ना करे, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उस पूरे अमाउंट के ऊपर 1% का या 2% का टीडीएस गवर्नमेंट किसको, सीजीएसटी और एसजीएसटी में जमा करा देगी। अब जैसे टीडीएस कट गया तो इस बंदे की तो लायबिलिटी आ गई, क्योंकि इसका इनकम तो डिस्क्लोज हो गया, वहां पे सेल भी डिस्क्लोज हो गई, तब इसको रिटर्न फाइल करके पूरा पैसा यानी जो बचा हुआ है वो अमाउंट इसको जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर समटाइम्स गवर्नमेंट भले रजिस्टर्ड होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं पे करेगी, क्योंकि उसने क्या करा है, कॉन्फिस्केटेड या यूज गुड्स या वेस्ट स्क्रैप वगैरह गवर्नमेंट बेचती रहती है आए दिन, तो ऐसे गुड्स को बेचने के लिए जो खरीदेगा वो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में क्या कहते हैं सेल कर टैक्स पे करेगा।
तो ये तो थे वो नोटिफाइड गुड्स, इसके अलावा और भी है। तो ये तो थे वो नोटिफाइड गुड्स जिसके ऊपर गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। अब हम देखने जा रहे हैं सर्विसेज। अब ये बहुत बड़ी लिस्ट है, सर्विसेज की लिस्ट बहुत बड़ी है। सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से समझना, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 सेक्शन 3 का ये जो क्या कहते हैं सर्विसेज, नोटिफाइड सर्विसेज है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज आता है। तो सबसे पहला है जीटीए। जीटीए क्या होता है? देखो, एक एजेंसी होती है, एक एजेंसी होती है, इसका नाम है गुड्स ट्रांसपोर्ट। इसका काम क्या है? सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट, यानी एक ऐसी एजेंसी है जिसका क्या काम है? गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का। इसको बोलते हैं हम लोग जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है। अब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या करती है? ये लोगों के गुड्स लेती है, और लोगों के गुड्स लेकर के वो क्या करती है? वो दूसरी जगह पर लेके जाती है। तो अब ये जीटीए जो है, जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज है। तो मतलब समझते हैं जरा यहाँ पे क्या है। अच्छा, पहली बात तो जो ये जीटीए हमको करता है, वो करता क्या? हमारा गुड्स उठाता है और दूसरी जगह दे देता है। तो ये एक सर्विस है। ये क्या है? सर्विस। गुड्स थोड़ी दे रहा है, गुड्स तो हमारे हैं, वो उठा करके दूसरी जगह लेके जाता है, रख देता है। तो यहाँ पर क्या है? जो जीटीए वो सर्विस दे रही है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, कैसे लेके जा रहा है? बाय रोड लेके जा रहा है। अच्छा, तो बाय रोड कैसे लेके जाएगा? ट्रक वगैरह से लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बाय अ रोड टू, अब जरा समझना जीटीए का क्या सिस्टम है। जीटीए ने क्या करा? सर्विस दी। क्या सर्विस दी? कि उसने गुड्स को सर्विस क्या दी? सर्विसेज दी उसने, गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, गुड्स ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, बाय रोड। ठीक है, कहाँ लेकर के गया? किसी अब कहाँ लेकर के जा सकता है? सोचो जरा, कहाँ कहाँ लेकर के जाएगा वो? तो वो किसी फैक्ट्री में जो रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, पहला, यानी कि फैक्ट्री। किसी सोसाइटी में जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट के अंदर। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्टिव एक्ट में रजिस्टर्ड है। या किसी भी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन के पास जो सीजीएस यानी जो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अच्छा, अब ऊपर वाला फैक्ट्री भले रजिस्टर्ड ना हो, सोसाइटी भले जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी भले रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन उसने क्या करा? अभी समझना, अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। वो लेके कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री में, सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेके जा सकता है, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन के पास, या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में सब कुछ कवर कर लिया, बॉडी कॉर्पोरेट में सब कुछ आ जाता है, या किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, या किसी भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के पास। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने आपको बताया था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में ही रजिस्टर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? कि जैसे मान लो मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ, मैंने लेकिन कुछ पीरियड के लिए, सिर्फ 2 महीने या 3 महीने के लिए मुझे मुंबई में जाकर के अपना बिजनेस करना है। मैंने कोई वहां पे जैसे टेंट लगा करके काम करते हैं, ऐसा टाइप का मैंने कुछ काम किया, तो मैं क्या करूंगा? मेरा मेन बिजनेस तो दिल्ली में है, तो मैं वहाँ 3 महीने 4 महीने के लिए क्या करूंगा? तो 3 महीनों के लिए नॉर्मली क्या होता है, आप वहाँ पे सीटीपी, कैजुअली टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे। तो वहां पर आप 3 महीने के लिए अपना जाके बिजनेस कर लोगे। 3 महीने के लिए आपको एक अलग से सीटीपी का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। तो उतने पीरियड, क्योंकि भाई वहां पर जो सेल करोगे, वहां का जो जीएसटी लायबिलिटी होगा वो किसका होना चाहिए? वो तो भाई वहां की गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट को तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए वहां पर सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लोगे आप। तो आपने किसको किसको दिया? मतलब एक जीटीए ने क्या करा? गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से बाय रोड, कहां पर? किसी फैक्ट्री में, सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड, जो अगर कोई जीएसटी में ही रजिस्टर्ड है उसके पास, अब वो कोई भी हो, जब जीएसटी में रजिस्टर्ड करा लिया तो फिर किसी भी नेचर का पर्सन क्यों ना हो, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, सीटीपी, अगर इनके पास लेके जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जीटीए के पास दो ऑप्शन, अब जरा समझना, जीटीए के पास खुद दो ऑप्शन है। जीटीए के पास दो ऑप्शन है। पहला, वो फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स पे करेगा।
टैक्स पेड बाय जीटीए। जब जीटीए पे करेगा टैक्स तो वो क्या करेगा, जब समझना जरा ध्यान से, जब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करता है तो वो 12% किससे लेता है, 12% चार्ज करता है ऑन बिल, कलेक्ट एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, है ना, एंड टेक इनपुट एज वेल। क्या समझे, जीटीए जब अगर फॉरवर्ड चार्ज में आएगा तो वो 12% यानी कि 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी के हिसाब से चार्ज करेगा। अगर उसमें खुद 12% बिल लगा रहा है, अगर वो खुद फॉरवर्ड चार्ज में, क्योंकि उसको इनपुट लेना है, तब तो वो क्या करेगा, अगर उसे इनपुट लेना तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा तो वो खुद ही पे करेगा। फिर अगर उसने ये गुड्स ट्रांसपोर्ट किया किसी मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट किया बाय रोड और इन पर्सन को, तो ये बंदों के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ये जीटीए खुद पे करेगा। लेकिन अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है, यानी जीटीए रिवर्स चार्ज में कह रहा है कि मैं रिवर्स चार्ज में हूं, तो यहां पर जो टैक्स पेड होगा, टैक्स पेड बाय द रिसिपिएंट, टैक्स कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। वो कौन कौन हो सकता है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी है, तो देखो कौन कौन हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, कोई भी फैक्ट्री या पार्टनरशिप फॉर्म या सीटीपी और सीटीपी। तो अब यहाँ पर ये टैक्स पे करेंगे। तो अब जरा ये चार्ट समझोगे तो समझ में आएगा। चार्ट क्या कहता है, पहला सीरियल नंबर दिया, दूसरा कह रहा है कैटेगरी क्या सप्लाई हो रही है, तीसरा कह रहा है कि सप्लायर कौन है, और चौथा कह रहा है रिसिपिएंट कौन है। तो सबसे पहला कह रहा है कि जीएस आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रोड, और कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फैक्ट्री वैक्ट्री में। सप्लायर कौन है, तो जीटीए है, और ये वो वाले सप्लायर आएंगे जिन्होंने 6% सीजीएसटी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। ये जो कह रहा है कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, हम रिवर्स चार्ज वालों से पे करवाएंगे, जो लेगा वो पे करेगा। तो यहाँ पर रिसिपिएंट कौन हो जाएगा, वो बंदे जिनके पास माल जा रहा है। तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, यही पर्सन पे करेंगे जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं रिसिपिएंट है। तो यहाँ पर ये पर्सन ही इसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने रिवर्स चार्ज देख लिया। पहला रिवर्स चार्ज क्या कहता है कि अगर जीटी यानी कि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अगर उसने खुद इनपुट नहीं लेना, तो वो अगर उसने इनपुट लेना होता तो वो 12% में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराता, क्योंकि जो जब आप ही टैक्स नहीं कलेक्ट करोगे तो इनपुट भी आपको नहीं मिलेगा, जो टैक्स पे करता है उसी को इनपुट मिलता है। तो यहाँ पर तो जब अगर वो रिवर्स चार्ज में जाएंगे तो उनको इनपुट नहीं मिलेगा, और उनको इनपुट लेना है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में अपने 12% से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 12% सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है। तो अगर उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज में करा रखा है तब तो वहां पे टैक्स वो खुद कलेक्ट करेंगे और वो खुद पे करेंगे, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर उन्होंने रिवर्स चार्ज मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड चार्ज में नहीं कराया, तो जो पर्सन जिसको सप्लाई हो रहा है, जो रिसिपेंट है, वो इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। आगे चलते हैं। However, the reverse charge mechanism shall not apply to the services provided by the GTA by way of transport of goods in a goods carried by road to। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, सेम चीज, जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बाय रोड कर रहा है, और नॉट रजिस्टर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, किसको कर रहा है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कर रहा है, सीजी या एसडी या यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट को कर रहा है। ठीक है, या किसी लोकल अथॉरिटी को कर रहा है, या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को कर रहा है। वेदर रजिस्ट्रेशन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 61।
अगर उसने इनको सप्लाई किया यानी सेम जीटीए ने जिसने फॉरवर्ड चार्ज में नहीं ले रखा तो जाहिर सी बात है रिवर्स चार्ज में आएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कर रहा है तो यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर फिर इस केस में रिवर्स चार्ज भी नहीं आएगा। इस केस में रिवर्स चार्ज भी नहीं आएगा। मतलब बड़ा साफ, फॉरवर्ड चार्ज में तो उसके ऊपर लाइबिलिटी, रिवर्स चार्ज में तो जिसके पास जो रिसिपेंट होगा उस पर लाइबिलिटी है। लेकिन अगर रिसिपेंट क्या कहते हैं लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी बन जाती है तो इनके ऊपर भी रिवर्स चार्ज नहीं। तो क्या वो फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा क्या? नहीं, वो तो फॉरवर्ड में पे ही नहीं करेगा, उसने 12% में लिया ही नहीं है तो कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। यहाँ आई बात समझ में? तो यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये पहला रिवर्स चार्ज हमने कंप्लीट कर दिया जीटीए सर्विसेज का। जीटीए सर्विसेज में क्या होता है ये रिवर्स चार्ज याद करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। जीटीए सर्विसेज क्या होता है, यहाँ पर एक एजेंसी होती है जिसका काम होता है एक जगह से गुड्स उठाकर दूसरी जगह बाय रोड लेके जाना। अगर वो बाय रोड लेके जाती है तो जो पर्सन रिसिपेंट होगा वो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर उसने खुद से फॉरवर्ड चार्ज में करा रखा अपना रजिस्ट्रेशन तो वो खुद पे करेगा। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज के अंदर आता है और रिवर्स चार्ज गलती से डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है या लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की टैक्स के ऊपर पे नहीं करेगा, उनके ऊपर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। सेकंड सेकंड हम बात करते हैं एडवोकेट की। अब सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड रिवर्स चार्ज आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट। अगर कोई एक इंडिविजुअल एडवोकेट है जो चाहे वो भले सीनियर एडवोकेट क्यों ना हो या कोई फर्म ऑफ एडवोकेट क्यों ना हो, तो कौन कौन सर्विसेज दे सकता है? एक इंडिविजुअल, अगर मैं बात करूं सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? पहला इंडिविजुअल एडवोकेट, दूसरा सीनियर एडवोकेट, तीसरा फर्म ऑफ एडवोकेट। ठीक है, अब यहां पर जो कर क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर ये है। सर्विस क्या है? लीगल सर्विस दे रहे हैं। लीगल सर्विस क्या दे रहे हैं? लीगल सर्विस। लीगल सर्विस का मतलब क्या क्या होता है? कोई भी एडवाइस या कंसल्टेंसी सर्विसेज या कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प कर रहे हैं इन एनी एनी ब्रांच ऑफ लॉ, किसी भी लॉ के अंदर अगर वो असिस्टेंस दे रहे, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, चाहे वो लीगल सर्विसेज है। ठीक है, इंक्लूड्स, अगर वो आपकी जगह पेश होते हैं कोर्ट में तो वो भी आपकी लीगल सर्विसेज हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, बिफोर एनी कोर्ट, अगर किसी कोर्ट के सामने वो प्रेजेंट हो रहे हैं आपके बिहाफ पे या किसी ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो रहे हैं वो आपके बिहाफ पे, मतलब आपके सामने खड़े हो रहे हैं वो आपके बिहाफ पे या किसी अथॉरिटी के सामने। तो देखो जरा समझने वाली बात है। सेकंड रिवर्स चार्ज में क्या, पहले हमने देखा कि देने वाला कौन है, सर्विस, एक्चुअल सर्विस कौन दे रहा है। एक्चुअल सर्विस है इंडिविजुअल एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से, फर्म ऑफ एडवोकेट से, लीगल सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो देने वाला कौन हो गया यहाँ पे? इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म। तो ये तीनों आपके सर्विस प्रोवाइडर हो गए। सर्विस क्या हो गई? तो सर्विस आपकी ये आपकी सर्विस हो गई। अच्छा, दे किसको रहे हैं? अब बात करते हैं रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट कौन है? अगर रिसिपिएंट एनी, रिसिपिएंट कौन है आपका? एनी बिजनेस एंटिटी located in the taxable territory।
मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी को अगर किसी एडवोकेट ने सर्विस दे दी, तो एडवोकेट के केस में अगर मान लो मैं कहता हूं मैं एक मेरा बिजनेस है जिसकी लिमिट अभी 20 लाख से ऊपर नहीं हुई है या 40 लाख से ऊपर नहीं हुई है, इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा था, मैंने सिर्फ 2 ही लाख की सेल करी है, मैं तो सोच रहा था अभी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूं, क्यों लूं रजिस्ट्रेशन, अभी जरूरत नहीं है। बट मैंने करा क्या, मेरा एक केस आ गया और मैंने एडवोकेट की सर्विस ले ली। तो जैसे ही मैंने एडवोकेट की सर्विस ले ली, तो क्योंकि ये मैंने मेरा एक बिजनेस है और एडवोकेट की सर्विसेज ले रहा है, तो यहाँ पर जब भी कोई एडवोकेट सर्विसेज देता है, तो जिसको देता है अगर वो कोई बिजनेस एंटिटी है, तो वहां पर रिवर्स चार्ज आएगा। वहां पर क्या आएगा, रिवर्स चार्ज आएगा। तो अब मुझको 2 ही लाख रुपए मेरी सेल है, मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए था, बट मेरे ऊपर एक कंपल्सरी लायबिलिटी आ गई कि जो मैं क्या कहते हैं, मैंने एडवोकेट को पैसे दिए हैं, तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा, उसको तो पैसे दे दूंगा और उस पैसे पे जीएसटी कैलकुलेट करके मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो दूसरी सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइडर है आपका इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट। ये क्या करता है, अगर ये किसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज देता है, तो उस बिजनेस एंटिटी को उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी तक हमने 2 चीजें देख ली, पहला जीटीए सर्विसेज और दूसरा लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज देने वाला इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट हो सकता है। तीसरा, तीसरे में सर्विस प्रोवाइडर कौन है। अब जरा समझना सर्विस प्रोवाइडर कौन है। सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट। सर्विस प्रोवाइडर है आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये कोर्ट होते हैं क्या, ये कोर्ट नहीं होते। कोर्ट के जैसा ही काम करते हैं, ये झगड़ा सुलझाने का काम करते हैं, या कोई आपके बीच में बात है, ये कोर्ट से पहले एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है जो लोग बनाते हैं, जिसमें झगड़ा लोग सुलझाने जाते हैं। तो अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उस सर्विसेज को दे किसको रहा है, लेने वाला अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, तो उस बिजनेस एंटिटी को उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कोई बिजनेस एंटिटी जा रही है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, किसी किसी के साथ अगर उसका कोई लफड़ा हो गया या कोई झगड़ा हो गया, तो उसको सुलझाने के लिए वो आर्बिट्रल कोर्ट जाने से पहले उसने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सहारा लिया कि मैं उससे अपना बात जल्दी सुलझा लूंगा। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी, तो वो क्या करेंगे, उसके कुछ पैसे चार्ज करेंगे, और जो भी पैसे वो चार्ज करेंगे, तो रिसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी, तो उसको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगला सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये आपका हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में कौन है, कोई भी बंदा, एनी पर्सन। अच्छा, यहाँ पे सर्विस क्या दी, ये अगर मैं बात करूं सर्विस की, तो यहाँ पे सर्विस क्या दी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज। आर्बिट्रल सर्विसेज दी जाता है। तो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आर्बिट्रल सर्विसेज दी, रिसिपेंट एनी बिजनेस है, तो वहां पर रिसिपेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर कोई भी बंदा, एनी पर्सन, सर्विसेज कौन सी देता है, स्पॉन्सरशिप करता है किसी को। अगर कोई भी बंदा, देखो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है यहाँ पे तो देखो पहले वाले में सर्विस प्रोवाइडर कौन था, जीटीए फिक्स है। दूसरे में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, लीगल, आपके क्या कहते हैं एडवोकेट, कौन कौन, इंडिविजुअल, सीनियर और फॉर्म ऑफ एडवोकेट। तीसरे में कौन है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। अच्छा, पहले जीटीए में लेने वाला सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपिएंट कौन हो सकता है जीटीए में, क्या कहते हैं फैक्ट्री, या कोई रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर, या आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो, या क्या कहते हैं आपका सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो, या कॉर्पोरेट सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो, या क्या कहते हैं आपका पार्टनरशिप हो, या सीटीपी हो। तो ये आपका जीटी के केस में था। दूसरा में लीगल सर्विसेज में, लीगल सर्विसेज में कोई भी हो सकता है ना। लीगल सर्विसेज में हमने क्या देखा, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो सकता है। तो दूसरे वाले में भी आपका क्या है, बिजनेस एंटिटी। तीसरे में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी कौन है, लेने वाला, बिजनेस एंटिटी। चौथे में क्या कह रहा है, एनी पर्सन, देने वाला कोई भी हो सकता है, पर लेने वाला कौन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा। और पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है।
तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई भी बंदा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देता है तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है। पहला जीटीए सर्विसेज हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या कहते हैं एडवोकेट पढ़ लिया, तीसरा आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल पढ़ लिया, चौथा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पढ़ लिया। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बात, और ये देने वाला कौन है? ये भी गवर्नमेंट है। अच्छा अब देखो पांचवी में कौन है देने वाला? कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट बॉडीज हो गई आपकी ये चारों। तो ये चारों हैं। रिसिपिएंट कौन है? तो रिसिपिएंट यहाँ पे भी कौन है? बिजनेस एंटिटी है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एडवोकेट के केस में भी बिजनेस एंटिटी है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में भी रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, और स्पॉन्सरशिप के केस में बिजनेस एंटिटी नहीं है, वहां पे लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट और आपका पार्टनरशिप फर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज देते हैं, कौन सी सर्विसेज? कोई सी भी सर्विसेज, एनी सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देता है किसको? बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी को फिर उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में। लेकिन यहाँ पे बोला एक्सेप्ट, कौन कौन सी सर्विसेज को छोड़ करके, अगर इसके अलावा कोई भी सर्विसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने बिजनेस एंटिटी को दिया तो बिजनेस एंटिटी को उस पर रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। अदरवाइज जो ये वाली सर्विसेज है इसके ऊपर या तो ये एग्जाम्प्ट होंगी या फिर ये सर्विसेज पे गवर्नमेंट खुद इसके ऊपर टैक्स पे करेगी। तो सबसे पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट आउट कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जगह है, उसने क्या करा? रेंट आउट कर दिया उस प्रॉपर्टी को। जैसे ही रेंट आउट किया बिजनेस एंटिटी को, तो अगर ये नहीं लिखा होता तो अगर रेंट आउट भी करता, ये सर्विसेज भी देता, तो बिजनेस एंटिटी को इसके ऊपर क्या करना पड़ता? रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता। बट वो ये कह रहा नहीं, इसको छोड़कर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हम खुद टैक्स दे देंगे, लेकिन अभी बताएंगे उसको भी रिवर्स चार्ज में कवर किया हुआ है। दूसरा, अगर कोई सर्विसेज है, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज देती है, यहाँ पर गवर्नमेंट खुद इसके ऊपर जीएसटी पे करेगी। एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, और कोई एजेंसी सर्विसेज अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट दे रही है, तो अगर क्या कहते हैं एजेंसी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट दे रही है, तो इस केसेस में इन सर्विसेज को छोड़ करके, यानी कि दो चीजें, इमूवेबल प्रॉपर्टी और कोई भी आपकी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट या एक्सप्रेस पार्सल या लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज, ये चार सर्विसेज अगर दे रही है तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद आपका फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट ने सर्विसेज किसको दी, किसी भी बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विसेज दी, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, ये सारे लोगों ने क्या करा, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी, और सर्विसेज कौन सी दी आपकी? सर्विसेज दी आपकी एनी सर्विसेज, लेकिन कौन किसको छोड़ करके? आपको आपका रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ करके, और क्या कहते हैं आपका स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, इन चारों सर्विसेज को छोड़ करके अगर कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने किसको दी बताओ? बिजनेस एंटिटी को, तो क्या होगा यहाँ पे? आपका रिवर्स चार्ज आ जाएगा। और अगर ये वाली सर्विसेज दी तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं। तीसरा, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट। आपको हवाई यात्रा करवाती है ना गवर्नमेंट, वेसल यानी जहाज होते हैं गवर्नमेंट के, पोर्ट सर्विसेज,
या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। आप भाई जरा देखो, रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्या रेलवे अगर कोई बिजनेस वाला बंदा टिकट बुक करता है तो वहां पे क्या वो जीएसटी रिवर्स चार्ज पे करता नहीं, गवर्नमेंट खुद ही टिकट में जीएसटी चार्ज कर लेती है। तो एयर सर्विसेज यानी एयरक्राफ्ट जब एरोप्लेन की सर्विसेज लेता है बिजनेस लेती है, वेसल पोर्ट सर्विसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर, यहाँ पर क्या कहते हैं गवर्नमेंट खुद ही टैक्स पे करेगी। अदर इन सर्विसेज को छोड़ करके अगर कोई सर्विसेज गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी तो वहां पर रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। हमने 5 रिवर्स चार्ज की सर्विसेज पढ़ ली। अब 5 में ही आगे 5A और 5B है। 5A और 5B इसी का ही पार्ट है। इसका पार्ट कैसे, पहले हमने बोला कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं उसमें कवर नहीं करेंगे। फिर इन्होंने अलग सेक्शन में इस बात को डाल दिया, क्या कहा कि अगर सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल, वही 4 बंदे सर्विसेज कौन सा दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा दे किसको रहे यहाँ पर, वहां पर बिजनेस, वहां पर किसको दे रहे थे, किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे थे। यहाँ पर किसको दे रहे हैं, टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर अंडर द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब अगर मैं बात करूं रेंटिंग की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इसे 2 लोगों को दे सकती है, एक जो रजिस्टर्ड होगा और एक जो अनरजिस्टर्ड होगा। मान लो उसने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा क्योंकि उसकी लायबिलिटी नहीं आ रही है, अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और एक जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो सर्विसेज देती है तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये पर्सन जो होंगे वो होंगे एनी पर्सन। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी,